Hello students, thank you for clicking the video. Today we are going to cover a chapter from 11th class English book Hornbill, and the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, which is written by Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala ने इसे लिखा है The Ailing Planet. So the ailing planet, क्या मतलब है ailing planet का? What does it mean? इसका क्या मतलब है? Ailing का मतलब होता है sick यानी बीमार, ill. Someone who is not feeling well. प्लानिट का मतलब है प्लानिट अर्थ यानी हमारी जो धरती माँ है उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है प्लानिट. आवर अर्थ इज इल, आवर अर्थ इज सिक, इट इज इन पुअर हेल्थ, इट इज नॉट फीलिंग वेल, इट इज सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेस. हमारी जो धरती माँ है वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो बीमार है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है. तो आइए जानते हैं किस तरह से हमारी धरती माँ, हमारी पृथ्वी, हमारा जो ये ग्रह है जहाँ हम निवास करते हैं, किस तरह से इस प्रकार इसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और क्यों बिगड़ रहा है. तो ग्रीन मूवमेंट्स का रोल क्या है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में इसमें समझते हैं. द अर्थ इज अ पेशेंट इन डिक्लाइन है. नाउ अवर अर्थ हैज बिकम अ पेशेंट. हमारी जो धरती माँ है वो एक पेशेंट के रूप में बदल गई है, एक मरीज के रूप में बदल गई है, जिसकी हेल्थ जो है, जिसका स्वास्थ्य जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है. आइए जानते हैं इसके राइटर के बारे में. जो हमारे राइटर हैं वो है नानी पालखीवाला. ये एक रिनाउंड लॉयर थे, जस्टिस थे, ज्यूरिस्ट थे, वकील थे, इकोनॉमिस्ट भी थे यानी एक अर्थशास्त्री भी थे. हिज लेगेसी द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन. ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो पेपर है, न्यूज़पेपर, उसमें 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था, छापा गया था. The issues that he raised regarding the decline health of the earth continue to have relevance. उस समय 1994 में ये जो आर्टिकल लिखा गया था, इसमें जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए थे, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए थे, वो मुद्दे जो हैं आज भी रेलिवेंट हैं. यानी हमारी अर्थ की जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है, जो पृथ्वी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग फैल गई है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती की जो तबीयत खराब है, वो जो बीमार हो गई है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज इन्होंने आलेख में इस आर्टिकल में उठाए थे 1994 में, वो सारे इश्यूज जो हैं आज भी रेलिवेंट है, यानी आज भी प्रासंगिक है. और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. थिंक व्हाट डू दीज इमेजेस शो. प्लीज लुक एट दीज पिक्चर्स. कृपया इन चित्रों को देखिए और समझिए कि ये चित्र जो है आपको क्या बता रहे. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है पेड़ों को काट दिया गया है, कहीं कहीं पर तो सूखा पड़ा है, कहीं पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं निकल रहा है जो हमारे क्लाइमेट को जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है. पेड़ काट दिए गए हैं, जंगल के जंगल नष्ट हो गए हैं और ये जो धुआं है निरंतर निकलता जा रहा है. पूरा जो धरती माँ है वहां पर पूरी तबाही मची हुई है. तो सारे के सारे चित्र हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये आइस जो है, ये अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल रही है, यानी कि तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है, जंगल के जंगल जलाए जा रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो गया, यानी जितने भी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जो हमारी पृथ्वी है वो एक संकट की स्थिति तक पहुंच गई है. थिंक व्हाट डू दीज इमेजेस शो. अगेन हियर आर सम पिक्चर्स. ये सिटीज हैं जहां पर कि पूरा जो हवा है वो एकदम प्रदूषित हो गई है. द एयर हैज बिकम polluted. Forests are burning. Forests are being changed into barren lands. So all these pictures show that our earth is not in a good condition. और इसके पीछे क्या क्या कारण है, आइए जल्दी से जानते हैं इसकी थीम, क्या मैसेज लेखक हमको देना चाहता है इस लेख के माध्यम से. नानी पालकीवाला इन दिस चैप्टर, इन दिस प्रोज द एलिंग प्लैनेट, ट्राई टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द ग्रेजुअल डिक्लिनेशन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. हमारी जो धरती माँ है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसका जो धीरे धीरे जो इसका पतन होता जा रहा है, डिक्लिनेशन होता जा रहा है, हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी धरती माँ है उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, कृषि है, जंगल है और फिशरीज है, ये सब धीरे धीरे ये सब नष्ट होते चले जा रहे हैं.
हैं। आइए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो इस लेख के माध्यम से। इट रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट दैट पीपल बीइंग ग्रीडी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड अर्थ रिसोर्सेज। लेखक के अनुसार जो लोग हैं वो बहुत ही लालची होते जा रहे हैं और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, सॉयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सनलाइट हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमको धरती से प्राप्त होते हैं, वो मनुष्य जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है, उसका शोषण करता चला जा रहा है अपनी लालच के कारण। दिस इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ मैनी अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज विच सूनर और लेटर शैल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस। ये सारे संसाधन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं और कभी ना कभी इस सब का प्रभाव हम पर पड़ेगा। हाउ कैन वी सेव अवर अर्थ? कैसे हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी धरती माँ को बीमार होने से बचा सकते हैं, इस सब के बारे में हमको जानना है और इन सब के बारे में हमको अवेयरनेस भी फैलानी है, जागरूकता भी फैलानी है लोगों के बीच में, जिससे कि सब लोग जागरूक हों और इस धरती को बचा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और इसके मेन पॉइंट्स के थ्रू वी विल लर्न द चैप्टर और प्रमुख बिंदुओं के कारण मुख्य जो बातें चैप्टर में बताई गई हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर में हमारे लिए क्या है। ग्रीन मूवमेंट ग्रिप्ड द इमेजिनेशंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। ये जो ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसने पूरी ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति की कल्पना को ग्रिप्ड कर लिया था, पकड़ लिया था, कस के जकड़ लिया था, यानी सारे मनुष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। From all over the world, people were attracted towards the green movement. Green movement यानी हरित क्रांति। तो 1972 में जो वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो देश है वहां पर पूरे विश्व की, वर्ल्ड्स माने पूरे विश्व की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई। Since then it captured the imagination of millions completely and rapidly। और तब से बहुत ही रैपिडली माने इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी से और पूरी तरह से पूरे विश्व के लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। और तब से इस मूवमेंट ने, इस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। Green movement aims at creating a holistic and ecological view of the world। इसका मतलब ये है कि इस धरती पर लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी चीजें हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब हम सभी जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो हमको समग्र रूप से इसको देखना है, अलग अलग करके इसको नहीं देखना है। It makes people conscious to stop further degradation and deterioration of nature and its resources। ये लोगों को ये भी बताती है, उसके प्रति भी जागरूक करती है कि प्रकृति के जितने संसाधन हैं उनको अब और ज्यादा नष्ट नहीं होने देना है, उनको और खराब होने नहीं देना है, उन सब का पतन नहीं होने देना है। तो यानी कि जब हम जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम इसके रिसोर्सेज को यानी अपनी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बचा पाएंगे। गो ग्रीन सेव इन्वायरमेंट करके हमको कैंपेन चलाने हैं एंड यू विल सेव द लाइफ एंड फ्यूचर। अगर हम अपने पर्यावरण को सेव करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो हम जीवन को और भविष्य को भी बचा पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। The second point is a holistic and ecological view. Let's explain this point. A holistic and ecological view का क्या मतलब है? It means that green movement has changed our concept. ग्रीन मूवमेंट ने हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे आइडियाज को, हमारे विचारों को चेंज कर दिया। फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। पहले हम सोचते थे कि धरती माँ जो है वो एक मशीन है और जो कुछ भी हमको उससे लेना है उससे लेते चले जाओ, उसको कुछ नहीं होगा। जिस तरह से हम मशीन से दिन रात बिना रुके काम करवा सकते हैं या लेते हैं और हमें उस पे के प्रति जरा भी दया नहीं आती है, हमको ये महसूस ही नहीं होता है कि उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, तो वैसे ही हम अपने धरती माँ को समझते थे। लेकिन अब हमको जो हमारा ये पृथ्वी के प्रति जो मैकेनिस्टिक व्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा और उसके होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू को अपनाना पड़ेगा। यानी धरती माँ को अकेले नहीं देखना है, पार्ट्स भी नहीं देखना है, बल्कि सब चीजों को मिला करके समग्र रूप में देखना है। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ मशीन, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अब मशीन नहीं है बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको ये समझना है कि ये भी एक जीवित प्राणी है, जीवित जीवधारी है। यानी धरती माँ में भी जान है, उसको भी चोट लग सकती है,
वह भी हर्ट हो सकती है, वो भी बीमार पड़ सकती है। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी धरती को नष्ट होने से, उसके रिसोर्सेज को खत्म होने से बचा पाएंगे। आगे ग्रीन मूवमेंट कहता है कि द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो धरती है वो स्वयं में ही एक जीवधारी है, जीवित प्राणी है, और वी आर पार्ट ऑफ इट, हम उसके भाग हैं, हिस्सा है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस। जिस तरह से एक मनुष्य का, एक जीवधारी के अपने चयापचय की आवश्यकताएं होती हैं, वैसे ही पृथ्वी को भी का भी एक मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, उसके भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। उन सब का हमको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हमको अपने पाचन क्रिया का ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, उसी तरह से धरती के साथ भी हमको व्यवहार करना है। उसका भी एक मेटाबॉलिक सिस्टम है कि उसको भी कौन सी चीज ज्यादा देनी है, कौन सी चीज ज्यादा नहीं देनी है, या कौन सा ज्यादा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। It was as revolutionary as Copernicus' idea that all the planets revolve around the sun. जब ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये बात सब जगह फैली कि धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पृथ्वी भी एक जीवित वस्तु, जीवधारी है, उसके भी अपने अपने, उसके भी एक मेटाबॉलिक सिस्टम है। तो जब ये नया आइडिया, ये नया कॉन्सेप्ट गया पूरे विश्व के लोगों के पास, तो ये वैसा ही रिवॉल्यूशनरी था। रिवॉल्यूशनरी माने क्रांतिकारी, क्रांतिकारिक विचार माने, क्रांतिकारिक विचार का मतलब है कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, विच हैड नॉट हैपेंड अर्लियर। तो ऐसा कोई बात जो पहले कभी नहीं हुई है, वैसी बात हुई। जैसा कि कोपरनिकस जो 16th सेंचुरी का जो वैज्ञानिक है, उसने कहा था कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले ये माना जाता था कि सभी प्लैनेट्स, सभी के केंद्र में धरती है, पृथ्वी है, सभी ग्रह जो हैं पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने ये बोला कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये विचार जो था बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए इस बात को जान करके, समझ करके। उसी प्रकार से ये वाला विचार भी कि अर्थ हैज एन होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू है, पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, लोगों को बहुत नया आइडिया ही लगा, और इट वॉज एज रिवोल्यूशनरी एज द आइडिया ऑफ कोपरनिकस। मैकेनिकल व्यू, अब आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू टू द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का और क्या डिटेल हो सकता है, और क्या विस्तार से हम जान सकते हैं। मैकेनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड गिव्स अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर। जो मैकेनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड है, यानी धरती का जब हम मशीन के रूप में देखते हैं, तो उसमें डिस्टॉर्टेड पिक्चर उसकी दिखाई देती है, यानी घायल पिक्चर उसकी दिखाई देती है। वी नीड टू डेवलप अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमको पूरे विश्व का एक संपूर्ण समग्र रूप में देखने की कोशिश करने की आवश्यकता है। इट इज अ comprehensive व्यू ऑफ द वर्ल्ड with all its natural resources and species. Human beings are just part of it. हम जो ये इस तरह से अगर जब हम देखेंगे होलिस्टिक व्यू, जब हम अपनाएंगे पूरे विश्व का, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होगा, अंडरस्टैंडिंग व्यू होगा, जिसमें कि हम उसके पूरे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उसको देखेंगे, उसके पूरे स्पेशीज, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है उसमें, और कौन कौन सी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, मनुष्य कौन कौन से हैं, हम सब मिलकर के इस पूरे विश्व का, इस पूरी धरती का पार्ट है, एक भाग है। तो हमको एक साथ इनको मिलकर के देखना है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए, ये जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, और ये जो पर्यावरण है, उसको हमको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक और मेन पॉइंट इसमें उठाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है सतत विकास। अब सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो लगातार जारी है, कभी रुकता नहीं है। In 1987, ये आप सन जरूर याद रखेंगे, 1987 this concept popularized by the World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment,
WCOE एंड डेवलपमेंट। ये जो कमीशन था, इसने इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। तो उसमें क्या था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का मतलब है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। ये ऐसा विकास है जिसमें कि वो विकास जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी अभी के समय में, अपने वर्तमान स्थिति में व्यक्ति को, मनुष्य को जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है या जिस जिस चीज की आवश्यकता है, अगर विकास करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो हम मानेंगे कि वो विकास है। लेकिन उसमें क्या करना है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। लेकिन इसमें हमको फ्यूचर जनरेशन की जो क्षमता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वर्तमान में जो हम चीजों का दोहन कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है व्यक्ति, वो उतना ही करे जितनी की उसे आवश्यकता है, और बाकी जो है आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमको कुछ बचा करके रखना चाहिए। तभी जो है हमारा ये विकास जो होगा सस्टेनेबल होगा। सभी चीज को हमको अभी ही नहीं खा देना है, सभी रिसोर्सेस का यूज हमको अभी ही नहीं करना है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है, जिससे वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैन जो है, व्यक्ति जो है, वो शेयर द अर्थ विद 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज। इस पृथ्वी पर 1.4 मिलियन जो है वो प्रजातियां हैं, अलग अलग टाइप के जीव जंतु प्राणी जो हैं धरती में रहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, आइए देखते हैं उनको। दिस अर्थ हैज बिकम स्कॉर्च्ड प्लैनेट। ये जो धरती है हमारी, ये स्कॉर्च्ड हो गई है। यानी कि ये स्कॉर्च का मतलब होता है झुलसना। कोई चीज थोड़ा सा झुलस जाती है तो उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो धरती की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि वो अध जली सी दिखाई देती है। इसका और इसके संकेत क्या है, डेजर्ट्स आर एडवांसिंग। जो रेगिस्तान है वो बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगलों में आग लगती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वर्षा कम हो रही है, तो रेगिस्तानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की गई है कि मिस्टर एल के झा, जो कि मेंबर हैं ऑफ इनर आलिया ब्रांड कमीशन के, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था, एक प्रश्न किया था कि आर वी लीव टू आवर सक्सेसर्स स्क्रॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। ये जो स्थिति होती जा रही है, लोग जो समझ नहीं रहे हैं, तो क्या हम अपने सक्सेसर्स को, सक्सेसर्स माने आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद जो आने वाली है, क्या उनको हम एक स्कॉच प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें कि रेगिस्तान बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके की लैंडस्केप जो है, जिसके की जो भूदृश्य है वो एकदम खराब हो गए हैं, जो दर्शनीय नहीं है, इम्पावरिश्ड हो गए हैं, बैड क्वालिटी के हो गए हैं, एंड जो एनवायरमेंट है वो बीमार हो गया है, यानी एनवायरमेंट खराब हो गया है, यानी प्रदूषित वातावरण हो गया है। तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को झुलसी हुई धरती माँ, बढ़ते हुए रेगिस्तान और बेकार से भूदृश्य, यानी कि कुछ भी जो है वो अच्छा छोड़ करके हम नहीं जा रहे हैं? क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम ऐसा करेंगे? आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे उठाया है, द जू एट लुसाका, जाम्बिया। जाम्बिया कंट्री में के लुसाका शहर में एक जू है, एक चिड़ियाघर है। तो उसमें एक केज है और उसमें लिखा है ओपन टू फाइंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। यहाँ के लिखा है कि इसको खोलिए दरवाजे को और विश्व के सबसे खतरनाक जानवर को ढूंढिए। जैसे ही व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो वहां पे उनको एक शीशा दिखाई देता है और शीशे में वो अपनी छवि देखता है, अपनी तस्वीर देखता है। यानी कि वो एक मैसेज दिया गया है, एक बहुत ही बड़ा बात की गई, एक बहुत ही
व्यंग किया गया है कि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो मनुष्य ही है। मनुष्य ही है जो पूरे विश्व को तबाह कर रहा है, उसकी रक्षा नहीं कर रहा है धरती की। तो ये इस तरह से बताया गया है। अब एक और पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया चैप्टर में, अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, एनवायरमेंटल एनालिस्ट है, वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ये ध्यान रखेंगे, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, उनकी बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। वन लाइन वाले क्वेश्चन में भी ये, वन वर्ड वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जा सकता है, जाता है कई बार, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो उन्होंने कहा कि अपनी बुक में उन्होंने बताया कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या है। फिशरीज है, मछली पालन किया जाता है जहाँ, जंगल है, ग्रासलैंड है जहाँ पर की घास के मैदान है, और क्रॉपलैंड है जहाँ की फसलें उगाई जाती हैं। क्रॉपलैंड्स हो गए, ये फॉरेस्ट हो गए, फिशरीज हो गया एंड ग्रासलैंड्स हो गए। ये जो 4 हैं ये वर्ड्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है। दिस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये चारों के चारों जो हैं वो पूरे विश्व के आर्थिक तंत्र की फाउंडेशन है, नींव है ये। इसी के कारण जो है हमारा आर्थिक तंत्र बना हुआ है और हम सब जिंदा हैं और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आइए देखते हैं ये 4 एसेंशियल बायोलॉजिकल सिस्टम्स किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दे सप्लाई फूड एंड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। ये जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, क्रॉपलैंड्स है एंड फिशरीज है, आप समझ ही गए होंगे इनका काम क्या है। ग्रासलैंड माने घास उगाना, क्रॉपलैंड माने फसल, फिशरीज माने जो हमारी मछलियां हैं, मछली पालन, एंड फॉरेस्ट का तो आप जानते ही हैं, जो जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो कितने लाभदायक हैं, हाउ यूजफुल दे आर फॉर द मैनकाइंड। हर चीज वहां से प्राप्त होती है हमको। तो हमको यहाँ इन सब चारों बायोलॉजिकल सिस्टम से क्या मिलता है, भोजन सप्लाई होता है, और सारा का सारा रॉ मटेरियल जितना भी कच्चा मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए ये सब इन्हीं जगहों से प्राप्त होता है। इन्हीं को हम फिर बना करके, वस्तुएं बना करके सप्लाई किए जाते हैं, हमारी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऑल दिस 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर वर्सनिंग डे बाय डे। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब के सब धीरे धीरे वर्स माने और खराब से खराब और बद से बदतर इनकी स्थिति होती जा रही है, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। हमें इसकी तरफ एकदम ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका देखभाल करनी है। अर्थ हैज, वी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू चेक इट। अब ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये नष्ट होते जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए हमको तुरंत, इमीडिएट माने तुरंत हमको इनको चेक माने इनका डिक्लेनेशन, इनका अपघटन, इनका जो विनाश है उनको रोकना है। इनकी स्थिति को जो बद से बदतर होती जा रही है उसको रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने हैं। इमीडिएट माने तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू टेक सम measures to check this declination. People being protein conscious, so overfishing destroying fisheries. आजकल प्रोटीन कॉन्शियस लोग हो गए हैं, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, तो उसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को मार रहे हैं, और जिससे कि हमारी फिशरीज हो रही हैं जो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी मरीन लाइफ जो समुद्र के नीचे का जीवन है वो खत्म हो रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड फॉर फायरवुड फॉर कुकिंग। जंगल जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, डेसिमेट माने नष्ट किए जा रहे हैं, जलाने की लकड़ी के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। What goes under the pot now cost more than what goes inside it. A very important quote is this. इसका मतलब क्या है कि what goes under the pot. Under the pot माने जब हम कोई खाना बनाते हैं तो चूल्हे के नीचे हम लकड़ी जलाते हैं और उसके ऊपर हम भोजन पकाते हैं। तो जो चूल्हे के नीचे जल रहा है और जो उसके ऊपर पक रहा है, नीचे जलने वाला यानी जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो ज्यादा कॉस्टली है बजाय कि उसके अंदर के खाने के पकने के। व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। पतीले में जो चीज पकाई जा रही है वो सस्ती है, लेकिन जो
नीचे से पकाने के लिए जिन चीज का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, वो ज्यादा महंगी है। तो यानी कि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। आइए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है कि फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। जो हमारे जंगल हैं वो मानव जाति से पहले से हैं, यानी मनुष्य जब इस धरती पे आया होगा उससे पहले जंगल जो है इस धरती पर आ गए थे। लेकिन मनुष्य के बाद अब उसके बाद क्या आ रहे हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान जो है उसके बाद आ रहे हैं। तो मिस्टर डॉक्टर मेयर सेज, उन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये जो है हमारे इवोल्यूशन का पावर हाउस है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट। तो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माने जो आपके इक्वेटर भूमध्य रेखा के नजदीक जो घने जंगल हैं, जो हमारे वर्षा का, हमारे ऑक्सीजन का मेन स्रोत है, ये जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये पावर हाउस है, यानी ये बहुत ज्यादा ताकत है हमारे विकास की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो एक साल में एक 40 से 50 मिलियन एकर्स के करीब हर साल डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, यानी घटते चले जा रहे हैं जंगल। आर्टिकल 48A है, ये आंकड़ों को आप ध्यान रखेंगे, डेटा को। आर्टिकल 40A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन asserts that the state shall endeavor to protect and improve the environment। अब हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल है 48A, उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनका ये काम है कि वे इन शेल एंडेवर, उनको ये प्रयत्न करना चाहिए कि वे इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को इम्प्रूव करें और उसकी रक्षा करें। यानी पर्यावरण की रक्षा करना और उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम जो है वो राज्य सरकारों का है, देश का है। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा करने का काम भी किसका है, राज्य सरकारों का है। एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी जो देश का जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल का जो जीवन है, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट की जो लाइफ है, जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, उनको बचाना और पर्यावरण को बचाना, उसकी इम्प्रूवमेंट करना, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, उसकी रक्षा करना और जंगलों की रक्षा करना, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी राज्यों की है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 48A में लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है आजकल के समय में, पॉपुलेशन डिटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो क्या कर रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो पर्यावरण को डिटेरियोरेट कर रही है, यानी और खराब कर रही है, प्रदूषण फैला रही है। कैसे? एन एरियल सर्वे कंडक्टेड बाय द यूएनओ, यूएनओ के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एरियल सर्वे कराया गया था। उसके अनुसार उन्होंने जब सर्वे कराया तो चेतावनी दी कि जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और बहुत बुरी तरह से खराब होता चला जा रहा है। दैट इट हैज़ बीन टर्म्ड एज क्रिटिकल, तो और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये इश्यू क्या है, बहुत, इट इज़ वेरी सीरियस एंड डेंजरस है कि हमारा पर्यावरण जो है बहुत खराब। उन्होंने कुछ एरियल व्यूज लिए थे पर्यावरण के, जंगलों के, जगहों के, धरती के, जिससे पता चला था कि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो और ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है हम सारी मानव जाति के लिए, इस धरती के लिए। द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ दिस, और इसका प्रमुख कारण क्या है, पॉपुलेशन। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका एक मेन कारण है। द 20th सेंचुरी हैज एडेड अबाउट 3.7 बिलियन, 20th सेंचुरी में पूरे 3.7 बिलियन जो थी वो जनसंख्या थी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, अभी जो है वर्तमान की जनसंख्या वो 5.7 बिलियन है, 5.7 अरब के करीब जनसंख्या है। तो ये जब आर्टिकल लिखा गया था, ये 1994 में लिखा गया था, ये उस समय की जनसंख्या है। अभी तो जो
जनसंख्या है वो 8 बिलियन से भी ऊपर होने जा रही है और हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 145 करोड़ के लगभग होने जा रही है। तो इन एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 1 मिलियन के दर से बढ़ती जा रही है। ओवर पॉपुलेशन, तो ये जनसंख्या जो बढ़ रही है इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? इतनी सारी आबादी हो गई है, घनी आबादी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब आपकी चॉइस है कि आपको गरीब रहना है, परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी माने लगातार गरीब बने रहना है, या कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। द चॉइस इज रियली बिटवीन, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो गरीबी है उसका मेन कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही लोग अत्यधिक गरीब भी हैं। तो इसमें आपको चॉइस करनी है कि आपको गरीब रहना है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जो जनसंख्या का एक्सप्लोजन हो रहा है, उसका विस्फोट हो रहा है, वो कई कारणों से हो रहा है। एक तो पहला कारण है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य में जो है, जो हेल्थ सर्विसेज है उस पर इम्प्रूवमेंट आया है, यानी कि जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं टेक्नोलॉजी के कारण, साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण, तो जीवन को बचाने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। तो लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इसलिए जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण क्या है इसमें? मेंटेलिटी ऑफ पीपल, दे थिंक मोर पीपल मीन more hands to earn, but they forget it also means more mouths to eat. लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा काम होगा। मोर पीपल मीन्स मोर हैंड्स, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारी हेल्प करने के लिए ज्यादा हाथ होंगे। बट दे फॉरगेट, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि मोर माउथ्स टू ईट, ज्यादा बच्चे होंगे तो उतने ज्यादा भोजन भी तो उनके लिए लाना है, तो वो कहाँ से आएगा, इसके बारे में वो भूल जाते हैं। तो अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से उसको स्टॉप करना है, किस तरह से उसको रोकथाम करनी है, इस नियंत्रण करना है, तो इसमें भी कुछ बातें उन्होंने वहां पे डिस्कस की हैं। वी हैव टू चूज आइदर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन और परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी। हमको एक चुनाव करना पड़ेगा कि हमको जनसंख्या बढ़ानी है कि हमको गरीबी को हटाना है, लगातार गरीब नहीं रहना है। अगर हम गरीब नहीं रहना चाहते तो हमको बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। पीपल नीड टू बी मेड अवेयर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, उनको परिवार नियोजन की के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी परिवार नियोजन का अपनाना पड़ेगा। कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन इज नॉट द रेमेडी। कंपल्सरी माने अनिवार्य रूप से जो स्टेरिलाइजेशन होता है, जो नसबंदी होती है, वो उसका उपाय नहीं है, यानी लोगों को ही जागरूक करना पड़ेगा। जबरदस्ती किसी को हम मना नहीं कर सकते, उनको ऐसी जागरूकता बनानी है एजुकेशन के थ्रू, जिससे कि खुद ही समझें कि जो बच्चे हैं वो दे आर चिल्ड्रन आर नॉट द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, देयर बर्थ कैन बी कंट्रोल्ड। कई लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो वो सोचते हैं बच्चे तो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, तो गिफ्ट ऑफ गॉड समझ करके बच्चे उनके होते ही चले जाते हैं। तो ये भी उनको सिखाना है और इसको उनका ये धारणा को बदलने के लिए एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस सेंस। शिक्षित करना पड़ेगा उनको ताकि वो इस बात को अच्छे से समझ सके। अब आइए देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड में बताते हैं अवर ड्यूटी टूवर्ड्स द अर्थ। पृथ्वी के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है? इस धरती पे हम रहते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं एज द ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के रिस्पेक्ट कीजिए। मेकिंग रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका रैशनल यूज करें, विवेकपूर्ण तरीके से उनका यूज करें, लालच न दिखाएं, ये मेरा है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं ही ले लूं, मैं ही प्राप्त कर लूं, ऐसा न करें। एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन आवर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, जो हमारे औद्योगिकरण जो है औद्योगिक ऑपरेशंस हुए हैं उसकी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर के हमको पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, यानी हमको जागरूक होना है, पर्यावरण
प्रदूषण रोकने के लिए। प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, एयर, वाटर, सॉइल हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, सनलाइट हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब का, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, फर्नीचर, ट्रीज हो गए, इन सब का हमको सस्टेनेबल यूज को यूज करना है, इसको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ेगा। कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन जो हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा इस चैप्टर में कहे गए थे, आइए उनको देखते हैं। जैसे मार्गरेट थैचर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा, नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी पीढ़ी जो है वो इस पृथ्वी पर किसी का भी कोई फ्री होल्ड नहीं है, यानी कोई भी पीढ़ी जो है वो मालिक नहीं है। दे आर नॉट लैंड ओनर्स। जब लैंड ओनर होते हैं हम, जब फ्री होल्ड होता है हमारा किसी तरीके पे, तो हम अपने अनुसार उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। आप अपने घर में अपने अनुसार रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये आपका अपना घर नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। हम लोग यहाँ पर सिर्फ किराएदार हैं। लाइफ टेनेंसी हमारी, किराएदारी है हमारी यहाँ पर। हम लोग जीवन भर के लिए किराएदार हैं। विद फुल रिपेयरिंग लीज, लीज पे हमने लिया है और रिपेयर करके हमको पूरी मरम्मत के साथ इस मकान रूपी धरती को हमको सौंप करके जाना है। हम यहाँ पर किराएदार हैं, यहाँ पर हम मालिक नहीं हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये जो धरती है हमको हमारे फोरफादर्स यानी हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। हमारी ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम जैसा चाहें उसका उपभोग करें। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसको उधार लिया है। बच्चे मीन्स फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी का उधार है ये हम पर। जब हम किसी घर में किराएदार होते हैं तब हम उसको ठीक ठाक करके मकान मालिक को सौंप करके यहाँ से जाते हैं। अगर हमकी हालत बेकार होगी तो मकान मालिक हमसे पूरा पैसा वसूल करेगा मेंटेनेंस का। लेकिन जब हम समझते हैं कि ये चीज हमारी उधार ली गई है तो हम उसको बड़े ध्यान से खर्च करते हैं उस पैसे को। तो हमको यही समझना है कि ये धरती जो है हमने अपने आने वाली पीढ़ी से उधार में ली हुई है, इसलिए हमको इसकी साथ संभाल ढंग से करनी है और इनको एक अच्छी कंडीशन में इनको दे करके जाना है। सारे संसाधनों का उपयोग स्वयं ही नहीं करना, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ करके जाना है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर सके। तो यहाँ पर ये हमने एक पोस्टर बनाया है, एक प्रोटेक्टिंग अवर प्लानिट स्टार्ट्स विद यू। इनको पढ़िए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए। हमको पेड़ लगाने हैं, धरती को हरा भरा करना है एंड गो ग्रीन का मैसेज देना है। ये होमवर्क भी करिए। मेक पोस्टर्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन मूवमेंट का क्या महत्व था। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, किसी भी रूप में इसने आपकी हेल्प की, आपने कुछ नया सीखा, इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वेज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, share this video with your friends and keep practicing, keep smiling. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you for watching.